आज का टॉपिक है हमारा राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पीएल सीक्वल प्रोग्राम। कैसे हमने पीएल सीक्वल प्रोग्राम को राइट करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट राइट कोड इन नोटपैड एंड देन सेव द फाइल विद द डिजायर्ड फाइल नेम. While saving the file, enclose the file name with extension .sql in double quotes. This is because Notepad lets us to store a file with the extension .txt or .html or .html if the file name is not enclosed in quotes. तो सबसे पहले हमें जब हमने कोडिंग करनी है तो नोटपैड ओपन करना है, वहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है और उसके बाद अपनी फ़ाइल को हमने अपने जो भी हम नाम देना चाहते हैं फ़ाइल को उसके साथ में सेव करना है। साथ ही साथ जब फाइल को हम सेव करेंगे तो उसके साथ में हमें एक्सटेंशन देनी होती है .sql और फाइल नेम को हमने किस में लिखना होता है, डबल कोट्स में लिखना होता है, ताकि जो हमारी फ़ाइल है वो एसक्यूएल फाइल बन जाए, ना कि वो टेक्स्ट फाइल या फिर एचटीएमएल फाइल रहे। क्योंकि जब भी हम नोटपैड में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर ना लिखने पर वो जो आपकी फ़ाइल है वो टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाती है, एचटीएमएल फाइल के रूप में सेव हो जाती है। तो इससे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, अगर हमारी फ़ाइल टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हुई तो हमारी जो फाइल है वो काम नहीं करेगी। Once we have written our program and saved it, we can run it by the following these steps. तो एक बार जब हम कर अपनी फ़ाइल अपना प्रोग्राम लिख चुके होते हैं और अपनी फ़ाइल को हम सेव कर चुके होते हैं तो उसके बाद हम उसे ये जो स्टेप्स हमने नीचे लिखे हैं उनको फॉलो करके हम इस पूरे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इशू कमांड सेट सर्वर आउटपुट ऑन सीक्वल प्रॉम्प्ट। तो सीक्वल प्रॉम्प्ट जब हम सीक्वल खोलेंगे तो उसके बाद जो आपका सीक्वल प्रॉम्प्ट आता है उसमें हमें सबसे पहले एक कमांड लिखनी होती है, वो है सेट सर्वर आउटपुट ऑन। We need to do it once for an SQL all plus session, that is for a session if this command is executed once the console output remains enabled unless set to off। तो जब भी हम SQL all plus चलाते हैं तो हमें सिर्फ एक बार ही ये कमांड इशू करनी होती है, बाकी जब तक कि हम उसको सीक्वल जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसको क्लोज नहीं करते तब तक ये हमारी जो कमांड है वो काम करती रहती है। सेकेंड, गिव फॉलोइंग कमांड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। तो अब हमें सीक्वल प्रॉम्प्ट पे कमांड लिखनी होती है ताकि हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। ऐट कंप्लीट फाइल नेम, या हमें ये ऐड का साइन लिखना होगा और साथ में जिस नेम से हमने अपनी फ़ाइल को सेव किया है वो पूरा नाम यहाँ पे लिखना होता है। या फिर EXEC एग्जीक्यूट कमांड लिखने के बाद फाइल का पूरा नाम लिखना होता है। If extension of PL SQL program is .sql, we can skip it as SQL all plus by default assumes .sql extension। अगर हमने यहाँ पे फाइल नेम के साथ में हमने अपनी एक्सटेंशन .sql दी है तो हमें SQL all plus पे पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आपका SQL एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही अज्यूम कर ली जाती है जो आपका ओरेकल सिस्टम होता है उसके द्वारा। इफ़ द फाइल एक्सटेंशन इज़ अदर देन SQL देन वी डू नीड टू स्पेसिफाई द एक्सटेंशन ऑल्सो। अगर आपकी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो .sql के अलावा दूसरी है तो आपको फुल फाइल नेम के साथ में एक्सटेंशन भी देनी होती है। And then type / this sign in front of the line number displayed by the SQL plus। जब हम अपना फाइल एक्सटेंशन लिख के फाइल का नाम लिख के उसके बाद हमें लास्ट लाइन में जहाँ पे लाइन नंबर दिया होता है उसके आगे हमें / टाइप करना होता है। ये हमारी टर्मिनेशन
टर्मिनेशन साइन होता है, जिससे कि हमारा पूरा PL SQL प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें कोई भी SQL प्रोग्राम को रन करते समय अपने ध्यान में रखनी होती है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होती है SQL में, जो PL SQL में, जिससे कि हमें स्क्रीन पे हमारी जो आउटपुट है वो प्रिंट होती है, वो स्टेटमेंट। जैसे कि हमने PHP में एक आउटपुट स्टेटमेंट हम यूज़ करते थे जब हमें कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है स्क्रीन पे, तो PHP में हम इको स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमने किया था वहाँ पे, तो आपको याद होगा। वैसे ही यहाँ पे भी जब हमने प्रिंट करवानी है अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए भी हम आउटपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट होती है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट होती है। ये एक पूरा पैकेज होता है आपका। द DBMS आउटपुट इज अ बिल्ट इन पैकेज दैट enables you to display output, debugging information and send message from PL SQL blocks, subprograms, packages and triggers। तो DBMS आउटपुट जो है आपका, ये एक पूरा बिल्ट इन पैकेज है जिसकी मदद से आप आउटपुट अपनी देख सकते हो, या फिर जो आपकी डीबगिंग इंफॉर्मेशन है उसको देख सकते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो PL SQL ब्लॉक से, सब प्रोग्राम से, या फिर जो भी आप पैकेजेस या फिर ट्रिगर्स इस्तेमाल करते हो PL SQL में। तो ये आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है। तो इस पैकेज में आपके कौन कौन से सब प्रोग्राम्स आते हैं, DBMS आउटपुट जो पैकेज है आपका, इसमें आपके प्रोग्राम्स आते हैं। फर्स्ट है DBMS आउटपुट डॉट डिसेबल। तो इससे क्या होगा, डिसेबल्स मैसेज आउटपुट। अगर आपने DBMS डॉट आउटपुट डिसेबल कर दिया है तो आपको स्क्रीन पे आउटपुट नहीं दिखेगी। अगर आप DBMS आउटपुट डॉट इनेबल करते हो तो आपको स्क्रीन पे मैसेजेस दिखाई देंगे। अगर आप लिखते हो DBMS अंडरस्कोर, डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, अंडरस्कोर है, आउटपुट डॉट गेट लाइन, तो इससे क्या होगा, इट रिट्रीव्स अ सिंगल लाइन ऑफ बफर्ड इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने एक सिंगल लाइन डिस्प्ले करवानी है तो आप वो DBMS आउटपुट डॉट गेट लाइन से डिस्प्ले करा सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल लाइन की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज DBMS आउटपुट डॉट न्यू लाइन पुट्स एन एंड ऑफ लाइन मार्कर। तो मतलब कि जहाँ पे आपकी पहली लाइन ख़त्म होनी है और जहाँ से आपकी दूसरी लाइन शुरू होनी है, वो आप इस ये जो आप स्टेटमेंट लिखोगे, इससे आपकी एक नई लाइन या फिर एक जो पुरानी लाइन है उसका आप एंड मार्क करते हो इस स्टेटमेंट से। फिर है DBMS आउटपुट डॉट पुट प्लेस अ पार्शियल लाइन इन द बफर। मतलब आपकी आधी सी लाइन जो आपका बफर एरिया होता है वहाँ पे प्लेस करती है आपकी ये DBMS आउटपुट डॉट पुट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन प्लेसेस अ लाइन इन अ बफर। बफर में जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस वहाँ पे अगर आपने कोई रिज़ल्ट अपना डिस्प्ले कराना है, आउटपुट आपने डिस्प्ले करवानी है, कोई लाइन आपने डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी काम करती है, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। नेक्स्ट इज DBMS आउटपुट डॉट गेट लाइन्स रिट्रीव्स एन एरे ऑफ लाइन्स फ्रॉम द बफर। एरे ऑफ लाइंस मतलब जहाँ पे बहुत सारी लाइंस आपकी एक ही स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, तो उसके लिए आप ये गेट लाइन वाली जो स्टेटमेंट है वो काम कर आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी आपकी आउटपुटिंग स्टेटमेंट्स थी जिनका आप इस्तेमाल अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं। तो DBMS आउटपुट आपका ये पूरा पैकेज है और ये सारे इसके सब प्रोग्राम्स हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो ये वैसे ही कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है जैसे हमने पीएचपी में किए हैं। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज है। बाकी फंक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो पीएचपी में था वही आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, मीन्स ये आपके पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो control structures are programming statements that affect program execution based on the outcome of some logical comparison। तो control structure आपकी programming statements होती है जो आपके पूरे प्रोग्राम के execution को affect करती है, और इसका जो outcome होता है वो किसी न किसी logical comparison पे based होता है आपका। PL SQL has a variety of control structures that allow us to control the behavior of block as it runs. These structures include conditional statements and loops। तो PL SQL में भी आपके पास बहुत variety of control structures होते हैं जिनकी मदद से आप अपने जो भी आपके PL SQL के blocks होते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं जब वो रन करते हैं। तो ये आपके जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं PL SQL में वो है आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी आपकी, जिसको हम डिसीजन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स अलाउ टू चूज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फॉर एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट वो होती हैं आपकी जिसमें आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और आप उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में से पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कंडीशन है उसका रिजल्ट क्या है। तो इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आपकी जो इफ़ स्टेटमेंट है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और इसकी 3 फॉर्म्स हैं यहाँ पे, इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स एंड इफ़ देन एल्स इफ एंड इफ़। तो ये तीनों आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो PL SQL में काम करती है, या इसका इस्तेमाल हम PL SQL में कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इनको करेंगे जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। इफ़ देन एल एंड इफ स्ट्रक्चर जो है वो कैसा स्ट्रक्चर आपका, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आपका कीवर्ड लगा, उसके बाद कंडीशन होगी, जब कंडीशन चेक होगी उसके बाद देन स्टेटमेंट 1 जो होगी आपकी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। मीन्स जो आपकी ये इफ़ स्टेटमेंट है उसका आपको एंड करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है साइड में, पर आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। This is the simplest form of if statement. If the condition between the if and then evaluates to true, then the set of statements between the then and if get executed. If the condition evaluates to false, then the code between then and if is not executed। अब इसमें क्या बोला है, अगर आपकी इफ़ और देन के बीच जो कंडीशन दी है वो आपकी ट्रू होती है तो आपका जो देन और एंड इफ़ के बीच में स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये इफ़ और देन के बीच की जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो आपका देन और एंड इफ़ के बीच में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका एंड इफ़ देन एंड इफ़ स्टेटमेंट काम करती है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। राइट अ प्रोग्राम इन PL SQL टू चेक द गिवन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50 बाय यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट। हमने PL SQL में एक प्रोग्राम बनाना है कि जो चेक करे कि जो आपके पास वैल्यू दी गई है क्या वो 50 से ज़्यादा है या नहीं है। इसमें हम इफ देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखने के लिए पहला जो हमारा ब्लॉक होता है PL SQL का वो क्या है, डिक्लेयर सेक्शन। तो डिक्लेयर सेक्शन में हम करेंगे वेरिएबल्स को डिक्लेयर। तो हमने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप है नंबर और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है 60।
अब इसके बाद हमारा एग्जीक्यूटेबल जो ब्लॉक है वो शुरू होता है, वो है बिगिन। और ये बिगिन जो कीवर्ड है, इससे आपका एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक शुरू होता है। तो अब हमने यहाँ पे ये आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की है। ये क्या करेगी, जो हमने ये पैरेंथेसिस के बीच में जो लिखा है, इससे ये चीज़ हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगी एज एन आउटपुट। तो ये हमने पहले ये डिस्प्ले करवाया, क्या, प्रोग्राम स्टार्टेड। फिर हमारी कंडीशन शुरू हुई, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 50, अगर आपका ए जो है वो 50 से बड़ा है। ये आपका वेरिएबल है और ये वैल्यू हमने असाइन की है, हमने ये वैल्यू देखनी है। हमारी ये कंडीशन है कि क्या ए 50 से बड़ा है, देन dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ए इज़ ग्रेटर देन 50। अगर ये 50 से बड़ा होता है तब आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा, ए इज़ ग्रेटर देन 50। फिर उसके बाद एंड इफ़, ठीक है, आप इफ़ को यहाँ पे टर्मिनेट करोगे एंड कीवर्ड लगा के। और उसके बाद अगर आपने ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी है तो आप करवा सकते हैं, प्रोग्राम कंप्लीटेड। नहीं करवानी है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब एंड इफ करने के बाद आपको एंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा ताकि आप बिगिन सेक्शन को एंड कर सकें। और इसको एंड सेक्शन को एंड करने के बाद आपको पूरा प्रोग्राम फॉरवर्ड स्लैश लगा के टर्मिनेट करना होता है, तभी आपका प्रोग्राम चलता है। तो अब जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, ये देखेगा, कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ए इज़ ग्रेटर देन 50। तो हमारे पास ये क्या है, फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू नहीं है। नहीं, फॉल्स नहीं आ रहा, ये ट्रू आ रहा है, ए हमारा 50 से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या डिस्प्ले होगी, प्रोग्राम स्टार्टेड ए इज़ ग्रेटर देन 50, ये हमारे को स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट दी है ए इज़ ग्रेटर देन 50। तो इस तरीके से हमें इफ़ हमारा जो इफ़ देन वाला स्ट्रक्चर है वो काम करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी जो है वो है इफ़ देन एल्स एंड इफ़। अभी क्या था, सिर्फ इफ़ देन, ठीक है, यहाँ तक था इफ़ देन एंड इफ़। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड जुड़ गया है, इफ़ देन एल्स एंड इफ़। ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी आपकी, इन दिस स्ट्रक्चर इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर इस स्ट्रक्चर में आपकी कंडीशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, द स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसमें आपने इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट 2 है वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपकी हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रक्ट में सिर्फ आपकी एक स्टेटमेंट थी, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उस पर बेस्ड वो आपकी एक ही स्टेटमेंट चलनी थी। यहाँ पे एक से ज़्यादा दो स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट चलती है, अगर फॉल्स होती है तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है। तो ये आपका सिंटेक्स है यहाँ पे, इफ़ कंडीशन, ये कंडीशन चेक होगी, देन अगर ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा, एल्स अगर ये फॉल्स होती है तो आपकी सेकंड कंडीशन चेक करने के बाद आपकी स्टेटमेंट 2 चलेगी, और उसके बाद आपको ये इफ़ कंडीशन को टर्मिनेट करना होता है। अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे, इफ़ देन एल्स का। Write a program in PL SQL to check the given value is greater than or less than 50 by using if then else statement। अब हमने पता करना है कि जो हमें वैल्यू दी गई है क्या वो ए से बड़ी है या छोटी है। तो सेम सबसे पहले हमारा डेक्लेरेशन सेक्शन होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से ए नाम का वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप नंबर है, और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 30। तो अब इस वैल्यू के आधार पे हमारे जो कंडीशन होगी वो चेक होगी। बिगिन
अब फिर से हमने ये आउटपुट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हमने यूज़ की है और हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं प्रोग्राम स्टार्टेड। अब नेक्स्ट हमारी चलती है स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 50, ये हमारी कंडीशन है। देन अगर हमारी जो ए की वैल्यू है वो 50 से बड़ी है तो हमारे सामने क्या डिस्प्ले होगा, ए इज़ ग्रेटर देन 50 एल्स। अब दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि हमारी जो हमारी हमने कंडीशन लगाई है इज़ ग्रेटर देन 50, अगर इन केस वो हमारी ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, ये वाली आपकी स्टेटमेंट चलेगी, एल्स वाली स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमें, ए इज़ लेस देन 50। उसके बाद आपका इफ़ स्टेटमेंट को एंड करेंगे आप, फिर आप एंड करोगे, इस पूरे ब्लॉक को एंड करोगे, ठीक है। जो भी बिगिन सेक्शन आपका वो एंड होगा इस कीवर्ड से, और उसके बाद आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको टर्मिनेट करोगे पूरे के पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। अब जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो कंडीशन चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन 50, तो हमारे पास 50 नहीं है, ए की वैल्यू 30 है, तो वो आपकी जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो ये वाली तो आपकी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी आपकी, ये दूसरी वाली स्टेटमेंट, ए इज़ लेस देन 50, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा ए इज़ लेस देन 50। तो इस तरीके से आपकी इफ देन एल्स जो स्टेटमेंट है वो काम करती है। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे PL SQL में जो बताएगा कि जो दिया गया नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। तो इसमें भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट डिक्लेयर किया हमने नम नाम का वेरिएबल, न्यूमेरिक डेटा टाइप और साइज रख दिया 7। तो अभी हमने इसको कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये हमारा बिगिन सेक्शन शुरू हुआ। अब हमने नम को इनिशियलाइज कर दिया नम से ही, मतलब नम में जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, नम में। अब हमारी स्टेटमेंट है इफ़ मॉड नम 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स कि यहाँ पे जो हमने वैल्यू स्टोर की है अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारे सामने क्या डिस्प्ले होगा, नंबर इज़ इवन। एल्स अगर हमारे सामने मॉड्यूलस करके 0 नहीं बचता, कोई और रकम बचती है जैसे 1, 3, 5, तो हमारे सामने प्रिंट होगा नंबर इज़ ऑड, और उसके बाद आपकी इफ़ स्टेटमेंट बंद होगी और फिर ये बिगिन्स जो सेक्शन है ये बंद होगा, और फिर पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है वो आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के टर्मिनेट करोगे। अब ये जो प्रोग्राम है जब ये चलेगा तो ये कैसे चलेगा आपको मैं समझा दूँ। तो हमने यहाँ पे नम में नम स्टोर किया, ठीक है। तो नम में हम कोई भी वैल्यू, यूज़र जो है वो कोई भी वैल्यू दे सकता है, मान लो 4 दे दी, ठीक है। तो अभी नम की वैल्यू कितनी है, 4। तो अब अगर मॉड्यूलस करेंगे हम इसको तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो स्टेटमेंट आपकी क्या आ गई, ट्रू, और आपके सामने नंबर क्या आ गया, इवन। मीन्स कि जो हमारा हमने 4 एंटर किया है वो इवन नंबर है। तो अगर इसी की जगह पे अगर हम 3 कर देते तो 3 करने के बाद क्या आएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो मतलब कि नंबर इज़ ऑड। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। अब है आपकी तीसरे तरीके की स्टेटमेंट, वो है इफ़ देन एल्स इफ एंड इफ। तो दिस इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इफ देन एल्स एंड इफ स्टेटमेंट that allows to make correct decision out of several conditions. It evaluates the content only if the expression is true from several expressions. The syntax is, तो ये आपकी जो इफ़ देन एल्स एंड इफ स्टेटमेंट है वो बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म है आपकी, जिसकी मदद से हम बहुत सारी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चूज़ करके एक सही डिसीजन तैयार करते हैं।
तो ये आपके पूरे कंटेंट को इवैल्यूएट करता है। अगर एक्सप्रेशन आपका ट्रू होता है काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस में से, तो आपका जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इसको लिखने का तरीका है आपका, तो ये सिंटेक्स दिया है, इफ़ कंडीशन चेक होगी देन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा आपका। एल्स इफ दूसरी कंडीशन है आपकी, एल्स इफ वाले ब्लॉक में अगर ये ट्रू होती है तो सेकंड स्टेटमेंट चलती है। देन स्टेटमेंट 3, एल्स स्टेटमेंट 4। तो हम ये यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं। ये ट्रू होती है तो ये चलेगा, ये ट्रू होती है तो ये चलेगी, ठीक है। और इसके बाद आपकी स्टेटमेंट 3 भी चलेगी। और उसके बाद अगर इनमें से कोई भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो जो आपका एल्स वाला पोर्शन में स्टेटमेंट होती है, जैसे कि स्टेटमेंट 4 है आपकी, वो आपकी काम करती है। तो उसके बाद आपका इफ़ एंड इफ़ हो जाता है और फिर एंड आपकी जो बिगिन सेक्शन है उसका भी एंड होता है। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है फिर से जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। Write a program in PL SQL to display value of variable by using if then else if statement। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल ये बताएगा प्रोग्राम। तो डेक्लेरेशन सेक्शन ए वेरिएबल विद द डेटा टाइप नंबर और ये साइज रख दिया और उसको हमने वैल्यू दे दी 60। बिगिन सेक्शन शुरू होता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ इक्वल टू 10, अगर ए की वैल्यू जो है 10 के बराबर आती है देन जो आपके सामने डिस्प्ले होगा रिजल्ट वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। else if a is 20 then dbms output dot put line value of a is 20। else if a equals to 30 then dbms dot output dot put line value of a is 30। ठीक है। अगर आपके पास उसके बाद आपकी else वाला पोर्शन आपका आता है। एल्स वाले पोर्शन में आपका क्या आएगा, नन ऑफ द वैल्यूज इज मैचिंग, फिर एंड इफ हो जाएगा। और फिर अगर आपने फिर से प्रिंट करवाना है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज ए, तो एग्जैक्ट वैल्यू बतानी अगर आपने वेरिएबल ए की तो वो आप कैसे बताओगे, फिर उसके बाद एंड करोगे और फॉरवर्ड स्लैश लगा के पूरे ब्लॉक को टर्मिनेट करोगे। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपका ये कैसे चलता है, ये तो हमने कितना ए की वैल्यू कितनी है 30। अब हमारी कंडीशन है ए इज इक्वल टू 10, ये क्या है फॉल्स है। फिर दूसरी कंडीशन है ए इज इक्वल टू 20, ये भी फॉल्स है। फिर तीसरी है ए इज इक्वल टू 30, तो ये भी फॉल्स है। अब हमारा जो एल्स वाला पोर्शन है वो क्या, जो आपके पास अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपकी कौन सी वाली कंडीशन चलेगी, नन ऑफ द वैल्यूज इज मैचिंग, और फिर एंड इफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या डिस्प्ले होगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज ए। अब जो भी आपने यहाँ स्टोर किया है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वैल्यू इज मैचिंग, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मैचिंग हो रही है और आपके सामने जो रिजल्ट आएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए इज 60। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे। एक और प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे जो कि आपको इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन बताएगा। तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए डिक्लेरेशन सेक्शन में, num1 num2 रिजल्ट PER मतलब ऑपरेटर। तो हमने इसको डेटा टाइप्स दे दिया नंबर एंड नंबर, फिर एक को कैर। ये साथ में इनके साइज हमने यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमारा बिगिन सेक्शन शुरू होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, num1 को वैल्यू असाइन कर दी, नंबर 1 num2 को वैल्यू असाइन कर दी जो हम इसमें स्टोर करेंगे नंबर 2 में, और ऑपरेटर को हम असाइन करेंगे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका हो सकता है। तो अब हमने यहाँ पे अनेबल कर दिया आउटपुट ताकि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे। इफ़
ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस साइन, अगर हम ऑपरेटर की वैल्यू प्लस साइन डालते हैं देन रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, मतलब कि जो num1 और num2 में जो हम वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट हमारा उन दोनों का जोड़ आएगा। एल्सिफ अगर हम ऑपरेटर में ये प्लस साइन नहीं डालते हैं, हमने डाल दिया माइनस साइन, देन रिजल्ट इक्वल्स टू num1 माइनस num2। फिर नेक्स्ट हमारा जो केस होगा वो है एल्सिफ ऑपरेटर इज एस्ट्रिक साइन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन रिजल्ट इज इक्वल टू num1 इंटू num2। एल्सिफ ऑपरेटर में अगर हम डिवाइड डालते हैं देन रिजल्ट इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2। एंड इफ, इसके बाद जो इफ स्टेटमेंट हमारी शुरू हुई थी उसको हमने एंड करना है, और एंड के बाद हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट दिखाई दे, तो dbms डॉट आउटपुट डॉट पुट लाइन रिजल्ट इज इक्वल टू स्लैश, दो वर्टिकल लाइंस लगा के आपने रिजल्ट लिखना है सेमीकोलन लगा के, फिर अपने एंड जो सेक्शन है उसको टर्मिनेट करना है। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये आपका कैसे चलने वाला है, मान लीजिए आपने आपसे दो वैल्यूज़ मांगी गई, ठीक है, एक आपने डाल दिया 8, एक आपने डाल दिया 7। अब साथ में आप ऑपरेटर की वैल्यू डाल रहे हो प्लस, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 8 प्लस 7 मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप नम की वैल्यू आपने डाल दी और फिर आपने डाल दी num2 की वैल्यू, num1 की वैल्यू, num2 की वैल्यू, और आपने ऑपरेटर में डाल दिया माइनस का निशान, तो अब आपके सामने ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएगी और आपके पास रिजल्ट आएगा 2। इसी तरीके से आपके सारे ऑपरेटर्स काम करेंगे और आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट में स्टोर होता रहेगा और आपको डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये है आपका इस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कैसे आपने गिवन जो वैल्यूज़ हैं आपकी उन पे कैसा आपका काम करता है। फिर एक और प्रोग्राम है हमारा इफ देन एल्स को ही ये इलस्ट्रेट करेगा। इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 2 देन द अदर इट स्वैप द टू नंबर्स अदरवाइज इट डबल्स। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम हमने बताना है कि अगर आपके पास जो एक नंबर है, ठीक है, वो दूसरे जो दो नंबर आपने दिए हैं उनसे बड़ा है तो उन दोनों नंबर की वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, जो वैल्यूज़ है वो आपस में डबल हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम सेम डिक्लेयर सेक्शन में डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल num1 num2 और temp, ये तीन वेरिएबल्स हमने विद डेटा टाइप और साइज़ यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। अब हमारा बिगिन सेक्शन शुरू हुआ, num1 को हमने असाइन कर दी num1, num2 को असाइन कर दी num2 वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद हमने इनेबल कर दिया dbms डॉट आउटपुट को। अब हमारी जो कंडीशन है इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, अगर आपकी num1 की वैल्यू num2 से ज़्यादा है देन तो क्या होगा, स्वैप होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो टेम्प है आपका उसकी वैल्यू हो जाएगी num1, num1 की वैल्यू हो जाएगी num2 और num2 की वैल्यू हो जाएगी टेम्प। इस तरीके से आपका ये स्वैप काम करेगा। तो अब हमारे सामने जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, नंबर स्वैप्ड। सबसे पहले हमें दिखाई देगा कि जो नंबर है वो स्वैप हो चुका है। नाउ num1 इक्वल्स टू जो नई वैल्यू है num1 की और जो num2 है वो भी नई वैल्यू है num2 की, वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। एल्स num1 इज इक्वल टू 2 इंटू num1, num2 इज इक्वल टू 2 इंटू num2, मतलब ये बोला गया है कि अगर जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं है तो क्या होना है, उसके बाद जो आपकी num1 और num2 की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, ये बोला गया है प्रोग्राम में। तो वैसा ही है, तो डबल है तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे, और dbms डॉट आउटपुट में हमने लिख दिया नंबर डबल्स। नाउ num1 इक्वल्स टू num1 एंड num2 इज इक्वल टू num2। अब इसके बाद एंड इफ होगा, फिर एंड होगा और फिर आपकी जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेशन ये जो आपका साइन है या डिलिमिटर है इसके द्वारा।
तो अब क्या है, मान लो आपने नंबर डाल दिए 7 और 6, ठीक है, आपने 7 6 डाल दिया नंबर, मीन्स num1 आपका 7 है और num2 आपका 6 है। तो अब आपके सामने कंपैरिजन होगा, num1 इज ग्रेटर देन num2, तो ये आपकी ट्रू आ रही है। तो अब क्या होगा, आपका जो नंबर्स हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगे, मीन्स जो आपका नया num1 है, नई पहले तो ये आएगा, डिस्प्ले होगा नंबर स्वैप्ड। अब क्या होगा, जो num1 की वैल्यू है num1 वो आ जाएगी, एंड num2 की जो वैल्यू है वो num2 वो आ जाएगी, ठीक है। मीन्स num1 की वैल्यू, अगर आपने पहले num1 की वैल्यू 7 रखी है और num2 की वैल्यू आपने 6 रखी है, तो दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। num1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और num2 की वैल्यू हो जाएगी 7। और इन केस आपका जो num1 है num2 से बड़ा नहीं है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब 7 इंटू 2 इंटू 7 और 2 इंटू 6, तो num1 की वैल्यू हो जाएगी 14 और num2 की वैल्यू आ जाएगी 12। इस तरीके से आपका ये जो प्रोग्राम है वो काम करता है, या फिर जो आपकी इफ़ देन एल्स इफ़ एंड इफ स्टेटमेंट है वो इस तरीके से आपकी काम करती है। तो ये थी हमारी 3 तरीके की इफ़ स्टेटमेंट, जिनका इस्तेमाल हम एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर एज अ कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।